नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज के 86वां भाग में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो बिहार एसएससी है वह जो है पोर्टल फिर से ओपन की है ताकि आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। तो आप लोग पहले सबसे पहला तो ऑप्शन आएगा उसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करें। उसके बाद जब एडिट करेंगे अपने फॉर्म को, तो फॉर्म को एडिट करने के बाद जो है आप उसमें देखेंगे कि अगर कोई गलतियां हैं तो उसे आप सुधार सकते हैं, नहीं गलती है तो आप उसे नो नीड करके जो है आप सेव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट है वो आपको शो होगा, उसको भी आप जो है एक्सेप्ट करके और सबमिट कर देंगे। उसके बाद अंत में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है आपको एक पहचान पत्र, उसके बाद आपको जो है आवासीय प्रमाण पत्र, और फिर एनसीएल, यानी कि जिनका एनसीएल है वो एनसीएल, नहीं तो जाति प्रमाण पत्र वहां पे लगेगा। और इसके बाद जो है अंत में आपको जो है दो चीज लगाना है, एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट और लास्ट में टाइपिंग सर्टिफिकेट, यदि आपके पास है या ऑप्शन में आप पहले दिए थे। ठीक है, तो इतना लगाने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो देखिए, इसका लास्ट डेट जो है 18 तारीख है, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है फॉर्म को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे फॉर्म में, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का दोस्तों कि कोयले के धूल के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए, कोयला का जो धूल होता है वो जब हमारे श्वासनली से अंदर जाता है तो उसके कारण जो है एक रोग होता है, जिसका नाम है दोस्तों एंथ्राकोसिस। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंथ्राकोसिस रोग है, वो हमारा किसे होता है। तो ये जो एंथ्राकोसिस रोग है वो कोयले के धूल के कारण जो है एंथ्राकोसिस रोग होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि सिलिकोसिस जो है ये किसके कारण होता है। तो यह जो है सिलिका, जो सिलिका होती है दोस्तों, यानी बालू, उसके धुलकर के कारण ये होती है सिलिकोसिस। ठीक है, तो सिलिकोसिस जो है वो सिलिका के धुलकर के कारण होती है। लोहेयमता तो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए, लोहेयमता को सिडिरोसिस भी कहते हैं। तो यह जो है लोहा के जो धुलकन होते हैं उसके कारण होती है। तो देखिए, ये हो जाएगा सिलिका, यानी सिलिका के धुलकन के कारण जो है ये होती है। यह जो है लोहा के धुलकन के कारण हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं जो बेगासोसिस लिखा हुआ है, ये आपका जो है गन्ना, तो आप जानते ही होंगे। तो गन्ने के जो धुलकन होते हैं उसके कारण जो है बेगासोसिस रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की। देखिए, बहुत सारा लोग जो है वो फंक को मारते हैं कि विटामिन की खोज जो है फंक ने की, लेकिन यह बात जो है बिल्कुल गलत है। फंक जो है उन्होंने विटामिन का नाम दिया था, यानी विटामिन नाम देने वाले व्यक्ति जो है वो फंक थे। जबकि यहाँ पे विटामिन की खोज करने वाले जो व्यक्ति है वो हॉफ माइस्टर हैं। तो इसे आप याद रखेंगे कि हॉफ मिस्टर जो है उन्होंने ही जो है विटामिन की खोज की थी। नाम देने का काम जो है उन्होंने फ्रांक ने किया था। अभी मेंडल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मेंडल जो है उन्होंने मटर के चने से जो है वो परीक्षण किए थे। ठीक है, जीन परीक्षण किए थे। और अरस्तु तो जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, इसे आप जानते ही होंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायु की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वायु की गति को मापने के लिए जो है दोस्तों वो अनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये अमीटर तो जानते ही है कि आप लोग का क्या हो जाएगा ये आपका एम्पियर मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए, टेकोमीटर हवा की गति के लिए। यानी कि हवा की गति करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये सॉरी, और हवा की गति वाहन की गति। तो कहने का मतलब अमीटर क्या हो गया दोस्तों, यह हो गया आपका आ, एम्पियर विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे वायु गति को मापने के लिए अनिमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप जो होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा जो है वो नियंत्रित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अब देखिए, अगला प्रश्न में जाने से पहले अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी ग्रंथियां दिया हुआ है। जैसे एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, यह जो शरीर में जो है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि जो है यह ब्रीको के ऊपर स्थित होती है। और एड्रिनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है दोस्तों वह एनर्जी का जो है सोर्स होता है, सेक्स हार्मोन होता है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है, शुगर मेटाबॉलिज्म होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि देखिए 4S इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 4S से जो है इसका यूज है और 3F से इसका यूज है। ठीक है,
इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे थाइमस ग्रंथि। तो ये जो थाइमस ग्रंथि है दोस्तों, इस यह जो है ग्रंथि जो है हृदय के सामने स्थित होता है, और यह बच्चों में सक्रिय होता है तथा लैंगिक परिपक्वता के पश्चात यह महत्वहीन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है दोस्तों, वह जो है शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा कि शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि मानव में शरीर में जो है रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो लॉकर, माईडूम, स्टार्मवर्म, ये तीनों जो है कंप्यूटर वायरस है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि क्रिप्टो लॉकर, माईडूम और स्टार्मवर्म तीनों जो है कंप्यूटर वायरस है। अब अगर वायरस की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसके अलावा भी है, जैसे आई लव यू हो गया, अना कोर्निकोवा हो गया, स्लैमर हो गया, स्टक्सनेट हो गया, ये सब भी जो है कंप्यूटर वायरस होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है वह एक धातु है और कार्बन का ग्रुप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। और ये जो आप देख रहे हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रिफिन, ये सभी जो है कार्बन के चार ग्रुप है। तो इसे आप याद रखेंगे। बहुत लोग हीरा, ग्रेफाइट तो याद रखते हैं, जबकि फ्लोरीन और ग्रिफिन याद नहीं रखते हैं। तो आप लोग जरूर याद रखें। हमारा पहला अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयास एवं वाल्मीकि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, जो कोयास एवं वाल्मीकि जनजाति है यहाँ पे दोस्तों, वह हमारा जो है कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, तो लगाइए कि इसमें से जो है कोयास और वाल्मीकि जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है आंध्र प्रदेश में जो है दोस्तों कोयास और वाल्मीकि जनजाति जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दो जनजातियां जो है कोयास और आपका वाल्मीकि जनजाति जो है वह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब जहां तक बात करते हैं देखिए मिजोरम का, तो मिजोरम में जो है लाखर, पावो, चकमा, लुसाई, ये सभी जनजातियां पाई जाती है। अगर लिखने के लिए बोला जाए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या है, मिजोरम। तो मिजोरम के लिए हो जाएगा लाखर। लाखर यहाँ की जनजाति हो गया दोस्तों, लाखर हो गया। इसके बाद पावो हो गया, चकमा हो गया, और एक और जनजाति यहाँ पे होती है दोस्तों लुसाई। ठीक है। अब सिक्किम की बात करें अगर दोस्तों, तो सिक्किम में जो है दोस्तों लेप्चा और भोटिया, लेप्चा और भोटिया, ये दो जनजातियां जो है दोस्तों, लेप्चा और भोटिया जो है यहाँ पे होता है दोस्तों। इसके बाद उत्तराखंड में अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो होता है भोटिया, नीति, थारू, भोटिया, नीति, थारू, ये जनजातियां जो है दोस्तों वह जो है उत्तराखंड में है। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार राज्य से अलग होकर झारखंड कब बना था? तो देखिए दोस्तों, यह जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग होकर जो है झारखंड बना था। अब बात करें दोस्तों कि झारखंड के उत्तर में जो है अभी बिहार हो गया है जब अलग हुआ है। तो इसके अलावा बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है, दक्षिण में तो झारखंड है ही। इसके अलावा बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अभी जो है बिहार जो है एक हिंदी भाषा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है राज्य का 94,163, ये जो आप बिहार देख रहे हैं इसका कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी 12 किलोमीटर है। इसे भी आप याद रखेंगे। गंगा जो है बिहार के बीचों बीच बहती हुई एक पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन ज्वारीय बंदरगाह है? तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो है कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है दोस्तों, वह ज्वारीय बंदरगाह है। अब यहाँ पे विशाखापत्तनम की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सबसे गहरा, सबसे गहरा आपका यहाँ पे हो गया विशाखापत्तनम। अब न्यू मैंगलोर की बात करें दोस्तों, तो ये जो न्यू मैंगलोर आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये जो है कुद्रेमुख से लौह अयस्क का ईरान को निर्यात जो है इसी न्यू मैंगलोर बंदरगाह द्वारा किया जाता है। यह जो न्यू मैंगलोर है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब यहाँ जो तूतीकोरिन आप देख रहे हैं दोस्तों, यह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देखिए बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों NH 31 है। देखिए बहुत लोग यहाँ कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि नहीं नहीं है, आप गलत बता दिए। तो यहाँ बिहार आप ध्यान रखेंगे, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे NH 31 हो गया। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर भारत की बात करते हैं तो सबसे लंबा जो हो जाएगा वो NH 44 हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं 47 है, ये क्या है? ये सबसे छोटा राजमार्ग है जो मार्ग 6 किलोमीटर है। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, यह दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी के पास तक जाती है। यानी दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक जाने वाली जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी NH 1 है। ठीक है। ये NH 1 हो गया। ठीक है। अटारी तक जाती है। पाकिस्तान बॉर्डर अटारी है, भारत का भारत पाकिस्तान बॉर्डर अटारी वहां तक जाती है। और ये सबसे छोटा 6 किलोमीटर का हो गया। ठीक है। और ये आपका जो है सबसे लंबा हो गया। तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इलायची के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो देखिए दोस्तों, इलायची के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है केरल का है दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे। वहीं पे अगर केसर की बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक उत्पादन होता है, जबकि उत्तर प्रदेश में चावल सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, जबकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर चावल सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जौ, आलू और चना जो है दोस्तों यह रबी फसल है, और बाजरा जो है यह रबी फसल नहीं है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो है दोस्तों बाजरा सही उत्तर हो जाएगा कि बाजरा एक रबी फसल नहीं है, बल्कि यह एक क्या है? तो यह एक खरीफ फसल है बाजरा। इसे आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पकम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो कल्पकम परमाणु संयंत्र है दोस्तों वह जो है तमिलनाडु में स्थित है। इसे आप याद रखेंगे। वहीं अगर बात करें दोस्तों कर्नाटक का, तो कर्नाटक में कैगा, क्या कैगा परमाणु संयंत्र स्थित है। उसके बाद अगर राजस्थान का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रावत भाटा परमाणु संयंत्र स्थित है। इसे भी आप याद रखेंगे। गुजरात की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे गुजरात में जो है काकरा पारा परमाणु संयंत्र जो है यह गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, झीलों के तांदे ताजे पानी में निलंबन से निक्षेप क्या कहलाती है? तो देखिए, जो झीलों के ताजे पानी में निलंबन से निक्षेप होती है दोस्तों, तो उसे सरोवरी निक्षेप कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे जलोढ़ निक्षेप क्या होती है दोस्तों? तो बहते पानी के निलंबन से जो निक्षेप होता है दोस्तों, वह जलोढ़ निक्षेप होता है। बहते पानी के निलंबन, बहते पानी के निलंबन से निक्षेप, इसे आप याद रखें। यहाँ समुद्री निक्षेप क्या होती है दोस्तों? तो देखिए, समुद्र के पानी में निलंबन से निक्षेप, समुद्र के पानी में निलंबन से निक्षेप। ठीक है। फिर हिमनद निक्षेप क्या है दोस्तों? तो बर्फ के संघनन से निक्षेप, बर्फ के संघनन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस की संसद का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों, रूस की संसद का जो नाम है दोस्तों वह कोर्टेस है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, डाइट किसकी संसद का नाम है? तो डाइट जो है दोस्तों वह जापान की संसद का नाम है, डाइट। तो इसे भी आप याद रखेंगे, जापान की संसद। मजलिस किसकी संसद का नाम है दोस्तों? यह जो है मालदीव की संसद का नाम है, मजलिस। इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे अगर सीनेट की बात करें दोस्तों, तो सीनेट जो है इटली की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही उत्तर हो जाएगा। रूस की संसद का नाम कोर्टेस है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो देखिए दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री, मतलब देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1947 में बने थे। लेकिन यह जो है 1964 में बने थे। ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा बनी थी। यहाँ पे 1900 का जो है 66 जो है दोस्तों वो इंदिरा गांधी प्रथम बार बनी थी, और 1980 में दोबारा बनी थी। ठीक है। 66 से 77 एक बार रही थी, फिर 77 से 80 तक खाली रहा था, फिर 80 से लेके 84 तक जो है वो इंदिरा गांधी रही थी। 84 में उनकी मृत्यु हो गई थी इंदिरा गांधी की। हमारा अगला प्रश्न है कि स्पैरो किस व्यक्ति का उपनाम है? तो देखिए दोस्तों, जो स्पैरो है वो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जो नाम है दोस्तों, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी का राजश्री नाम है। इनका क्या नाम है? राजश्री। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जो नाम है वह है राजश्री। इसे आप याद रखें। इसके बाद अगर रविशंकर महाराज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ रविशंकर महाराज का जो नाम था वो गुजरात का जनक था।
इनका क्या उपनाम था? गुजरात का जनक। गुजरात का जनक। अब यहाँ पे अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आजाद शत्रु या देश रत्न के नाम से जाना जाता है इनको। तो देश रत्न, देश रत्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर सबसे पहले जो है नील आर्मस्ट्रांग जो 1969 ईस्वी में गए थे। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये 1961 ईस्वी में गए थे। तो नहीं दोस्तों, 1961 ईस्वी में यूरी गागरिन जो है वो सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में गए थे, जो कि रूस के व्यक्ति थे। तो यह जो है अंतरिक्ष में गए थे। कौन गए थे? यूरी गागरिन गए थे। यूरी यूरी गागरिन गए थे। ये कहाँ के थे? ये रूस के थे। अब यहाँ पे अगर 1984 की बात करें दोस्तों, तो 84 में क्या हुआ था? तो प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष में जाने वाले थे जो राकेश शर्मा गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। यहाँ पे 1997 में क्या हुआ था दोस्तों? सॉरी, ये देखिए 1997 में जगह 1897 कर लीजिए। अब ये 1897 में क्या हुआ था दोस्तों? तो अच्छा रहेगा ताकि मैं आपको बता सकूं। 1897 में क्या हुआ था दोस्तों कि कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की महिला जिन्होंने 1897 ईस्वी में उड़ान भरी थी, इसे आप याद रखेंगे। तो 1897 में जो है कल्पना चावला ने उड़ान भरी थी। कौन दोस्तों? कल्पना चावला। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओमेगा 3 इनमें से किसका वर्ग है? तो देखिए दोस्तों, जो ओमेगा 3 है दोस्तों, तो इसमें से किसका वर्ग हो जाएगा ओमेगा 3? तो यह जो है वसीय अम्ल का वर्ग है। अब जब ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल बहु असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। और यह जो है हृदय के लिए अच्छे प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने वाले भी होते हैं। अब देखिए, तीन प्रकार के ओमेगा 3 वसीय अम्ल मनुष्य के लिए लाभदायक है दोस्तों। पहला अल्फा लाइनोलेनिक अम्ल, दूसरा एकोसेपेंटोइक अम्ल और तीसरा डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल। ठीक है। तो ये जो है तीन प्रकार के जो वसीय अम्ल है वो मानव के लिए फायदेमंद है, लाभदायक है। पहला हो गया अल्फा लाइनोलेनिक, अल्फा लाइनोलेनिक, ये हो गया आपका अल्फा लाइनोलेनिक अम्ल। दूसरा आपका हो गया एकोसेपेंटानोइक, एको सेपेंटानोइक, एकोसेपेंटानोइक अम्ल हो गया। और तीसरा जो हो गया दोस्तों डोकोसा हेक्सोनोइक, डोकोसा हेक्सोनोइक, ये अम्ल हो गया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए दोस्तों, रेडियम का संबंध जो है दोस्तों मैडम क्यूरी से है। इसे आप भली भांति जानते होंगे कि रेडियम का संबंध किससे है? तो मैडम क्यूरी से है। अच्छा, नंबर क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो 4 सही उत्तर हो जाएगा कि रेडियम का संबंध मैडम क्यूरी से। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि परमाणु का सिद्धांत जो है रदरफोर्ड से हो गया दोस्तों। बाकी बोर से भी है, डाल्टन से भी, तीनों जो है परमाणु से संबंधित व्यक्ति है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पोटेशियम ऑक्साइड किस कांच में पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, पोटेशियम ऑक्साइड जो है दोस्तों वह जो है क्राउन कांच में पाई जाती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर फ्लिंट कांच की बात करें दोस्तों, तो फ्लिंट कांच में जो होती है दोस्तों वह क्या होती है? तो इसमें पोटेशियम एवं लेड सिलिकेट्स होते हैं। जबकि पोटास कांच कांच की अगर बात करें दोस्तों, तो पोटास कांच में जो है पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एस्बेस्टस किसका अयस्क है? तो देखिए दोस्तों, जो एस्बेस्टस है दोस्तों वह जो है कैल्शियम का अयस्क है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि एस्बेस्टस जो है कैल्शियम का अयस्क है। अब देखिए आयरन का अयस्क कौन कौन है दोस्तों? यहाँ पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये सब जो है वो आयरन का अयस्क है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों
सोडियम का, तो यहाँ पे सोडियम का जो है चिली साल्टपेटर, ट्रोना, बोरेक्स, NaCl, ये सब सोडियम का अयस्क है। इसके बाद अगर बात करें यूरेनियम का दोस्तों, तो यूरेनियम का अयस्क जो है कार्नेटाइट एवं पिंच ब्लेड है। तो ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से दो सही उत्तर हो जाएगा कि एस्बेस्टस जो है कैल्शियम का अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो देखिए दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों, उसमें सिल्वर नहीं होता है, तो यहाँ पे किसी में भी सिल्वर नहीं है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है दोस्तों, कॉपर, जिंक एवं निकेल का जो है मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉपर एवं जिंक की बात करें दोस्तों, तो यह जो है पीतल का होता है। यह पीतल, इससे पीतल मिश्र धातु बनता है। कॉपर टिन की बात करें दोस्तों, तो इससे कांसा बनता है, कांसा। अगर टीन और लेड की बात करें जो दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सोल्डर का निर्माण होता है, सोल्डर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है दोस्तों एल्केन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कोहल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं दोस्तों, उसे एल्कीन कहते हैं। एवं ये क्या हो गया, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, और यदि एक से अधिक त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसको एल्काइल कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्याज का रूपांतरित तनाव क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, प्याज का जो रूपांतरित तनाव होता है वह बल्ब कहलाता है, इसे आप याद रखेंगे। अब अगर ये हम बात करें दोस्तों रूपांतरित तना का, तो इसमें देखिए जो हल्दी और अदरक होता है दोस्तों, उसमें प्रकंद होता है। ये हल्दी या अदरक के लिए हो गया। अब दूसरा बात करें दोस्तों कंद का, तो कंद का क्या होता है दोस्तों, ये आलू हो गया। आलू जो है उसमें कंद होता है। धान कंद का बात करें दोस्तों, तो ये जो है ओल का नाम आप लोग या अरबी का नाम सुने होंगे, इसमें ये होता है ओल या अरबी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो आप लोग जो है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर अभी तक आप लोग जो है कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हैं, तो कॉपी किताब लेकर क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए, ताकि आप लोग जो है करंट अफेयर्स अच्छा से पढ़ सकें। इसलिए हम ये बोल रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें करंट अफेयर्स की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। तो आप लोग से विनती है कि कृपया करंट अफेयर्स को ध्यान पूर्वक जो है पढ़िएगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर का कि हाल ही 2024 में जो है किस मंत्रालय को जो है सबसे अधिक जो है अंतरिम बजट में बजट आवंटित किया गया। तो देखिए, सबसे अधिक इसमें से किसको बजट आवंटित किया गया दोस्तों, आप लोग इसमें से देख करके बता सकते हैं। तो बताइए, नहीं तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप बता सकते हैं। तो देखिए, इसमें से रक्षा मंत्रालय जो है दोस्तों, इसको सबसे अधिक बजट जो है क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। अब बात करें दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय की अगर बात करें, तो वित्त मंत्री अभी कौन बजट पेश किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला 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 जो है अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया। कितना, 6.1 लाख करोड़ के साथ। ठीक है। वहीं इसके बाद जो है 2.78 लाख करोड़ के जो है साथ जो है सड़क परिवहन और राज मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जो नितिन गडकरी का मंत्रालय है। अभी हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए, बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में जो है महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि समीर कुमार सिन्हा को क्या नियुक्त किया गया है, तो समीर कुमार सिन्हा को जो है रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कहाँ, रक्षा मंत्रालय में। तो इसे भी आप याद रखेंगे, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय में आपको जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें जय शाह को, तो ये जय शाह को जो है दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको जो है एशियाई एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों सिलवर्धन सिंह के बारे में, तो यह जो है यूपीएससी के सदस्य के रूप में सिलवर्धन सिंह को जो है वह नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के सदस्य, किसका सदस्य, यूपीएससी के सदस्य।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन स्थापित करेंगे? तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में जो है हुंडई और हुंडई जो है और आईआईटी मद्रास जो है हाइड्रोजन इनोवेशन वैली जो है स्थापित करने वाले हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए, जब बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की, तो हाल ही में जो है उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल का भी अनावरण जो है तमिलनाडु में किया गया। इसके अलावा जो है दोस्तों, टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस भी तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली एआईसीटी कहाँ बनी? तो भारत की पहली एआईसीटी जो है दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यही जो है पहला एआईसीटी बनने वाली है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एआईसीटी की, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाली है, तो इसके अलावा और क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? तो अभी हाल ही में प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी भी नियुक्त किया गया। किन्हें? प्रशांत कुमार को। इसके अलावा भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जो है बनाया जाएगा। इसके अलावा सबसे लंबी सोलर लाइट स्थापना का विश्व रिकॉर्ड भी जो है अयोध्या में ही बना है, सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन। ठीक है। इसके अलावा अयोध्या का जो बेसन के लड्डू है उसको जीआई टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का भी उद्घाटन मथुरा में किया गया है। तो ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कि हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है दोस्तों हाल ही में वो कब मनाया गया? तो यह जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है दोस्तों, वह 2 फरवरी को मनाया गया। अब जब आर्द्रभूमि दिवस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हर साल जो है फरवरी 2 को जो है वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हो। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि के रूप में जो है मनाया जाता है। 1975 ईस्वी में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था और पहली बार वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी 1997 ईस्वी में मनाया गया था। जबकि भारत ने इसे 1 फरवरी 1982 ईस्वी में जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। पहली बार 2 फरवरी 1997 वेटलैंड डे मनाया गया था, जबकि भारत जो है 1982 में ही इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें।